Hey viewers, welcome back to my channel Stree World. First of all, a very good morning to all of you. ये सनराइज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आपको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी होली। आज मैं आपसे होली का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे बिहार में होली कैसे मनाई जाती है। सुबह सुबह मैं और मेरी मम्मी जी हम दोनों आ गए थे किचन में क्योंकि होली का दिन है और आप सभी को पता ही होगा कि होली के दिन बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर की जाती हैं। तो बस हम दोनों लग गए हैं अपने अपने काम में क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो लेडीज़ के ऊपर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दिल में खुशी होनी चाहिए और हम सबको खुश रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर सबको दही बड़े सर्व कर रही हूँ और आपको तो पता ही होगा कि होली का स्पेशल डिश जो है वो दही बड़ा है। कहीं कहीं से दही भल्ला भी कहा जाता है और ये दिखने में जितना टेस्टी है सच में ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। तो इस तरह से हमने अपनी होली की शुरुआत दही बड़े के साथ की और साथ में मैंने कुछ बनाया था फ्रूट कस्टर्ड भी। तो मैंने दोनों चीज़ सबको सर्व की है, दही बड़े और फ्रूट कस्टर्ड। तो इस तरह से हमारी होली की जो शुरुआत है वो खट्टी मीठी है। आई नो कि दही बड़े देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप में से कितने लोगों के घर होली के दिन दही बड़े बनते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दही बड़े के साथ मैंने हरी चटनी और मीठी चटनी भी बना ली थी और उन सब को मैं दही बड़े पर एकदम अच्छे से सर्व कर दे रही हूँ। और इसके बाद इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। और पूरी तरह सजने के बाद दही बड़े कुछ ऐसे दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरे घर में टोटल 6 मेंबर्स हैं तो 6 कटोरियाँ मैंने लगाई हैं और अब मैं एक एक करके सबको सर्व कर दूँगी। आज के इस व्लॉग में आप मिलेंगे मेरे पूरे फैमिली मेम्बर से और साथ ही साथ एक बहुत ही स्पेशल फैमिली मेम्बर मेरी दादी से। एक्चुअली में फेस्टिवल्स आते हैं इसलिए हैं ताकि पूरी फैमिली एकजुट हो सके और एक दूसरे के फीलिंग्स और इमोशंस को अच्छे से समझ सके। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स हमारे फैमिली कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। सोचिए अगर फेस्टिवल्स नहीं होते तो फिर जो दूर रह रहे हैं, जो बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कभी मौका भी नहीं मिलता घर में आकर इस तरह से एंजॉय करने का। तो इसीलिए मुझे तो फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं इंडियन फेस्टिवल्स की बात करूँ तो मुझे सारे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मेरा फेवरेट छठ पूजा होता है। तो आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हाथ में वो एक हाथ में वो अच्छा देख सनी को कैसा ऐसा पकड़ के एकदम लग रहा है वो काटता ना अच्छा अच्छा पकड़ो हाथ ऐसे करो ना उड़ रही है, उड़ रहा है। यही रखिए ना, हम नहीं लेंगे। हाथ अरे दबा नहीं, आ जाएगा खाली हाथ रखो ना। लो ने खाली हाथ रखो ना, आ जाएगा। आ जाओ। इधर 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 तो कंगड़िया चैनल पे हाल रहता है आ जाओ। सहारा लेते हैं वो सहारा लेके ही करता है उठा के रखिए ना। अरे नहीं काटेगा। वो सहारा लेता है अरे काटेगा। काटे अरे नहीं काटेगा, लो ना। अरे कंधा पे रख दीजिए ना, हमको पता नहीं चलेगा। मम्मी अरे नहीं काटता है भाई। अच्छा आओ वो सहारा लेता है आओ आओ। वो देखो सहारा लिया है देखो ठीक है, अरे रखो ना। मम्मी उसको मत दीजिए, हम दो को नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ रखो दिख रही है। उधर जो रखो बहुत डर लग रहा है हमको। नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये तोता मेरे से और मैं इस तोते से, हम दोनों एक दूसरे से डर रहे थे, लेकिन अब हम दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। तो देखिए मैं इसे कैसे अनार के दाने खिला रही हूँ और ये कितना सुंदर लग रहा है खाते हुए। दूसरा तोता मेरे हस्बैंड के कंधे पर बैठा हुआ था तो इसको मैं यहाँ पर हरी मिर्च खिला रही थी क्योंकि मुझे पता है कि जो तोते होते हैं उनको हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद होती है। दही भल्ले खाते समय हमने बहुत एंजॉय किया और जब ये तोता आ गया था तब तो हमने और एंजॉय किया। और उतना एंजॉय करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिहारी पुआ। बिहार में ये पुआ बहुत फेमस है। तो मुझे नहीं पता कि बाकी अदर स्टेट्स में पुआ बनाया जाता है या नहीं, लेकिन यूपी बिहार में ये कॉमन है। ये तोता जो है हमसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था, तो इधर उधर कहीं भी हमारे घर में जाकर बैठ रहा था और मैं ये कहूँ कि हमारे घर में भी एंजॉय कर रहा था होली। और यहाँ पर मेरे ससुर जी बना रहे हैं मटन, क्योंकि आज होली तो सबके घर में नॉनवेज बनती ही होगी, पर मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन तो मैंने अपने लिए पनीर बनाई है, साथ ही साथ दादी के लिए भी क्योंकि मेरी दादी भी हैं प्योर वेजिटेरियन।
अब हम सब रेडी होकर आ गए थे नीचे वाले फ्लोर पर। आप मेरे घर का हमेशा ऊपर वाला फ्लोर देखते होंगे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में मैं रहती हूँ और नीचे रहते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स। तो बस हम यहाँ आ गए थे और बहुत सारे बच्चे आ रहे थे हमें प्रणाम करने के लिए। और ये जो बच्चा है, एक्चुअली ये बच्ची नहीं है, ये एक लड़का है, लेकिन ये लंबे लंबे बाल बनाकर घूम रहा था होली की खुशी में। बोलिए हैप्पी होली। हैप्पी होली। बोलिए आई लव यू ब्यूटी। A few moments later. बोलिए आई लव यू बहू। अब मैं आपसे शेयर करूंगी अपने कुछ फैमिली फ़ोटोज़। आज मैंने दादी के साथ ही बहुत एंजॉय किया है, और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं फैमिली के, वो हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो ऐसे तो मैं हमेशा पढ़ाई ही करती रहती हूँ, तो आज दादी के साथ भी स्पेशल मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके आगे मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल बुक, क्योंकि बहुत सारे सीटेड एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि उन्हें कोई बुक बता दिया जाए जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। इसके अलावा मैंने केवीएस के बारे में भी बात की है, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। ये बुक है टेक्स्ट बुक और एसजान पब्लिकेशन की तरफ से मैथ्स और पेडागोजी की। इसमें 2000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये पेपर 1 के लिए है। अगर आप सीटेट एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 में मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और ये सभी सीटेट और एसटेट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए इस बुक की फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये इसका कंटेंट है कि देखिए इसमें कितने टॉपिक्स कवर किए गए हैं। मैथ्स के सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है इस बुक की, और सारे टॉपिक्स को आपके डिफ़िकल्टी लेवल वाइज कैटेगराइज भी किया गया है। तो चलिए अब मैं चैप्टर पर आती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में बहुत से टॉपिक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आप देखिए इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स के बाद रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी हैं। नंबर सिस्टम के जितने भी कंटेंट होते हैं, हर कंटेंट को एक जगह समराइज किया गया है और उसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह दिए गए हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो इसमें TTA 50 सेकेंड दिया गया है। TTA मतलब होता है टाइम टू अटेम्प्ट, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप 50 सेकेंड में अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक आइडियल टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे इस पूरे चैप्टर को और आपका 50 सेकंड से ज़्यादा लग जा रहा है टाइम, तो आपको पता चलेगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट हम इसमें सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस बुक की। हर क्वेश्चन के लिए टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं इसके आंसर की बात करती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आंसर बी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टेक्स्ट बुक ऐप पर जितने भी लोगों ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, उसमें से 51% के आंसर जो थे वो सही थे और 3% लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो यहाँ से आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को। और इसके अलावा मैं यहाँ QR कोड की बात करूँ, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप सारी वीडियोज़ फ्री में देख सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और आंसर की के बाद हर क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पर सॉल्व भी किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मैथ्स जो है वो वीक होती है और बहुत सारे बुक में आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया होता है। तो अगर आपकी मैथ्स वीक भी है ना, तो आप यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देखकर अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप 2000 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है सीटेट एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो ये बुक सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी में भी इस बुक को बाय कर सकते हैं। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ केवीएस आंसर की के बारे में। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आपको अपने शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस गलत नहीं लग रहे हैं क्या? तो देखिए, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे एक क्वेश्चन में तो कंफर्म डाउट था, लेकिन जब मैंने अपने आंसर की रिस्पॉन्स शीट खोलने की कोशिश की तो मेरा रिस्पॉन्स शीट तो पहले विजिबल ही नहीं हो रहा था, और जब विजिबल हो रहा है तो मेरे केवल ऑप्शंस दिख रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने ऑप्शंस से ही अपना आंसर की जो है वो मैच किया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि केवीएस के बहुत सारे शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस गलत हैं। बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। और देखिए, केवीएस ने बहुत हाई फीस रखी है ऑब्जेक्शन फाइल करने की। अगर आप एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करते हैं तो आपके 1000 रुपीज़ कट जाएंगे। तो सोचिए कि अगर हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो अगर एक स्टूडेंट अपने शिफ्ट के 3 से 4 क्वेश्चन को पर ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उसके 3 से 4,000 रुपये ऐसे ही चले जाएंगे पॉकेट से। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक शिफ्ट में केवल एक ही बच्चा ऑब्जेक्शन फाइल करे। अगर एक शिफ्ट में
बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं भी बहुत सारे बच्चे अपने नंबर बढ़वाने के लिए ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, तो इस तरह से बहुत सारा स्टूडेंट्स का पैसा जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। एक तो KVS ने अपनी फ़ीस इतनी हाई रखी थी, 1500 रुपये उसने हर एक कैंडिडेट से लिया है, और उसके बाद अब ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आप खुद सोचिए कि पूरे एग्ज़ाम के लिए उन्होंने 1500 रुपया लिया, और अभी सिर्फ एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए वो हमसे 1000 रुपये ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं KVS को स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स जो होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है। हर क्वेश्चन के कम से कम 100 या 200 ही उनको लेने चाहिए थे, पर अब जब 1000 फीस है तो स्टूडेंट्स भला क्या कर सकता है इसमें, स्टूडेंट्स को देनी ही पड़ेगी वो फीस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ टीचर्स मिलकर ऑब्जेक्शन फाइल कर दे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनके पास हर शिफ्ट के स्टूडेंट्स तो आराम से होते हैं, तो वो एक चीज़ हमारे लिए अगर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। पर खैर रहने दीजिए इन सब बातों पर। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर कोई एक स्टूडेंट एक शिफ्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो ऐसा नहीं है कि केवल उस स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ेंगे, उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर मैक्सिमम शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत है और अगर आपके मार्क्स जो है 130, 132 या फिर जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपके 3 से 4 नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और आई होप कि 3 से 4 नंबर सबके बढ़ जाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने भी जो पोल अपने चैनल पर अपलोड किया था उसमें लगभग 7 से 8000 लोगों ने पोल किया था, और मैक्सिमम लोगों के मार्क्स जो हैं वो 110 से 140 के बीच में है। और अगर इसमें भी मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो 110 से 120 के बीच में हैं, और 140 से अबव जो कैंडिडेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, अप्रॉक्स 10% के लगभग हैं अगर 140 से ऊपर की बात करूं तो इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है वो 125 से 130 के बीच ही रहेगी जनरल कैंडिडेट की। और अगर मैं OBC की बात करूं तो जनरल और OBC अभी लगभग सेम ही होते हैं, उनका कट ऑफ सेम जाता है। तो OBC कैंडिडेट भी अपने लिए यही सोचें कि 125 से 130 के बीच में OBC कैंडिडेट के भी आपका जो है कट ऑफ जाएगा। लेकिन अगर मैं SC की बात करूं तो आप 5 नंबर कम कर लीजिए, SC कैटेगरी के हैं तो आपका कट ऑफ 120 तक जाएगा, और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपका कट ऑफ में भी 115 तक जाएगा। लेकिन फिर भी ये तो केवल अजम्पशन है, ये केवल हम अज्यूम करके चल रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें हमारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कुछ और भी हो सकता है।